नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 आपदा प्रबंधन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आपदा क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अचानक आने वाले संकट के कारण देश अथवा समाज की बड़े पैमाने पर जन धन एवं सामाजिक हानि होती है। ऐसे संकटों को आपदा कहते हैं। मतलब जो अचानक आने वाले संकट हैं जिनसे बड़े पैमाने पर जन धन और सामाजिक हानि होती है, ऐसे संकटों को क्या कहा जाता है? आपदा। और हमारे इस पाठ का क्या नाम है? आपदा प्रबंधन। मतलब जो आने वाली आपदा है उसको कैसे टाला जा सकता है, इसके लिए प्रयास करना और आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करना, ये क्या होता है? आपदा प्रबंधन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। आसपास होने वाली घटनाएं, मतलब जो आपके आसपास घटनाएं होती है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे ज्वालामुखी फूट जाती है, तो कहीं पे बवंडर आ जाता है, कहीं पे आग लग जाती है। तो यहाँ पे वही सब दिया हुआ है, आपदाएं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है। 1993 में लातूर जिले के किल्लारी परिसर में तीव्र भूकंप आने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मतलब 1993 में किल्लारी परिसर में जब तीव्र भूकंप आया था तब हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जुलाई 2005 याद आते ही आज भी मुंबई के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मूसलाधार वृष्टि के कारण, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश की वजह से पानी जमा होने से भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिससे बहुत लोग मृत्यु के मुंह में चले गए थे। फिर यहाँ पे देखिए दिया है, जुलाई 2014 में पुणे जिले के आंबे गांव तहसील का मानिन गांव कगार ढहने से आंखों के सामने ही तहस नहस हो गया था। वहाँ पहाड़ की खड़ी चट्टान ढहने से मिट्टी पत्थर के ढेर के नीचे अनेक लोग दब गए और मृत्यु के मुंह में चले गए। नवंबर 2015 में तमिलनाडु में हुई भयंकर वर्षा के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। और तमिलनाडु में 2015 में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से अनेक लोगों, मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। फिर चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आपदाएं किन कारणों से आती हैं, कैसी होती हैं। जिसमें पहला क्या है? अतिवृष्टि के कारण आने वाली भयानक बाढ़। देखिए जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है तब भयानक बाढ़ आती है। उसके बाद दूसरा, भूकंप, बिजली गिरना, ज्वालामुखी इत्यादि। मतलब भूकंप, बिजली गिरना और ज्वालामुखी, ये भी आपदाएं आने के कारण हैं। फिर तीसरा यहाँ पे है जंगलों में अचानक लगने वाली आग। और यहाँ पे चौथा है बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटे स्थानों पर लोगों की भीड़ एकत्र होने से बढ़े हुए खतरे की तीव्रता। देखिए बढ़ती जनसंख्या की वजह से छोटे स्थानों पर लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती है, जिसकी वजह से जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। फिर बड़े पैमाने पर होने वाला निर्माण कार्य। देखिए आपदा आने का एक और कारण है। क्या कारण है? बड़े पैमाने पर होने वाला निर्माण कार्य। फिर छठा है पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन। देखिए जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तब आपदाएं आती हैं। फिर यहाँ पे सातवां है आतंकवाद, दंगा, अपराध से होने वाले बम विस्फोट, आक्रमण, आग लगना, दुर्घटना इत्यादि, ये भी कारण है आपदाएं आने के। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, मानव निर्मित तथा प्राकृतिक। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसे आपको पूरा करना है। देखिए यहाँ पे मानव निर्मित आपदाएं दी हुई हैं और प्राकृतिक आपदाएं दी गई है। तो ये जो आपदाएं दी गई है ना, इनमें से आपको इनका वर्गीकरण करना है कि कौन सी मानव निर्मित आपदाएं हैं और कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है।
मानव निर्मित आपदा क्या है? आग। और प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप। वैसे ही आपको यहाँ पे ये जो आपदाएं दी गई है ना, इनका वर्गीकरण करना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे भूकंप क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, भूगर्भ में होने वाली हलचल के कारण प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का उन्मोचन होता है। उसका रूपांतरण भूकंप की तरंगों में होने के कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग में हलचल होती है। इसके कारण जमीन में कंपन होना, उसका हिलना, जमीन में दरार पड़ना आदि घटनाएं होती हैं। इस तरह भूकवच में अचानक कंपन होने को ही भूकंप कहते हैं। देखिए जो भूगर्भ है मतलब पृथ्वी जो है ना उसके अंदर का पार्ट, ठीक है। तो भूगर्भ में होने वाली हलचल के कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उन्मोचन मतलब ऊर्जा रिलीज होती है, जिसका रूपांतरण भूकंप की तरंगों में होने की वजह से पृथ्वी के पृष्ठभाग में हलचल होती है। इसके कारण क्या होता है, देखिए जमीन में कंपन, उसका हिलना और जमीन में दरार पड़ना आदि घटनाएं होती हैं। और इस तरह भूकवच में अचानक कंपन होने को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और फिर ऐसा माना गया है कि भूकंप आने के अन्य कारणों के साथ ही बड़े बांध तथा खनन कार्य जैसे प्रमुख मानवीय कारण भी हैं। अब देखते हैं हम भूकंप के प्रभाव। देखिए भूकंप के क्या क्या प्रभाव हैं। इसमें पहला क्या दिया है, निर्माण कार्य, पुल, सड़कें, रेल मार्ग ध्वस्त हो जाते हैं। नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकती है, जो नदी के प्रवाह की दिशा है वो भी बदल सकती है। किसकी वजह से, भूकंप की वजह से। फिर बड़े पैमाने पर जनधन की हानि। देखिए भूकंप की वजह से बहुत ही बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। अब हम पढ़ेंगे भयानक बाढ़। तो भयानक बाढ़ क्या होती है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भयानक बाढ़ संपूर्ण विश्व में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा है। मतलब ये जो भयानक बाढ़ है ये संपूर्ण विश्व में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा है। जब अतिवृष्टि के कारण एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में जमा होने वाला पानी नदी के पात्र से बाहर जाता है तब बाढ़ का संकट आता है। देखिए बाढ़ का संकट कब आता है, जब अतिवृष्टि मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से अधिक मात्रा में जमा होने वाला पानी नदी के पात्र से बाहर जाता है। मतलब जब नदी पूरी भर जाती है तब बाढ़ का संकट आता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब जो बड़े बड़े शहर हैं उनके जल निकास मतलब पानी निकलने की जो व्यवस्था है वो अपर्याप्त मतलब उसकी कमी हो जाती है। इसके कारण क्या होते हैं, नाले भर जाते हैं, सड़कों पर पानी फैलने लगता है और वह आसपास के परिसर तथा घरों में घुस जाता है। भयानक बाढ़ के प्रभाव। देखिए इसमें पहला क्या दिया है, बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। देखिए बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। भूमि का क्षरण होता है। देखिए भूमि का क्षरण कैसे होगा, जब पानी बह के इधर से उधर जाता है तो उसके साथ जो मिट्टी होती है वो भी तो बहती है ना, तो इस तरह से भूमि का क्षरण होता है। फिर बड़े पैमाने पर फसलों की हानि होती है। देखिए बाढ़ की वजह से जो फसल होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि धान हो गया, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएंगे तब धान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। फिर देखिए बाढ़ हटने पर बीमारी और संक्रामक रोग के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। देखिए जब बाढ़ हट जाती है तब बीमारी और संक्रामक रोग के कारण जो लोगों का स्वास्थ्य है वह भी प्रभावित होता है। देखिए आप
इस चित्र में देख पा रहे होंगे ये भयानक बाढ़ की तस्वीरें हैं। देखिए पूरे घर डूब गए हैं, देखिए यहाँ पे है ना। अब चलिए हम आगे देखते हैं आंधी तूफान। अब हम पढ़ेंगे कि आंधी तूफान क्या होता है। हवा में निर्मित होने वाले कम अधिक दबाव के पट्टे और उससे जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण तीव्र गति से हवाएं बहने लगती हैं और तूफान का निर्माण होता है। देखिए जब हवा का दबाव कम या अधिक होता है तब उसके कारण जो जलवायु होता है ना वह भी परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से तेज़ तेज़ हवाएं बहने लगती हैं जो अपने साथ धूल भी उड़ाती हुई आती हैं। तो इससे ही क्या होता है, तूफान का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए आंधी तूफान के प्रभाव क्या क्या हैं। आंधी से प्रभावित प्रदेशों की असीमित हानि होती है। मतलब जो प्रदेश आंधी से प्रभावित होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जन धन की अत्यधिक हानि होती है। मतलब लोगों को भी नुकसान होता है और जो धन है उसका भी नुकसान होता है। विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है और जो बिजली है उसकी आपूर्ति ठप हो जाती है, क्योंकि जब आंधी तूफान आते हैं तो कई सारे जो पोल्स होते हैं तार के वो सब गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो विद्युत आपूर्ति है वो ठप हो जाती है। और फिर चौथा, परिवहन व्यवस्था खंडित हो जाती है और आंधी तूफान की वजह से जो परिवहन व्यवस्था है वह भी खंडित हो जाती है। देखिए आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, देखिए कैसे यहाँ पे आंधी आ रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, दावानल। दावानल का अर्थ है जंगल की आग। देखिए जो जंगल में आग लगती है ना उसे क्या कहते हैं, दावानल, जिसमें चरागाह अथवा घास वाले प्रदेशों में प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से लगने वाली अनियंत्रित आग। अनियंत्रित मतलब जिसको नियंत्रित ना किया जा सके। और दावानल फैलने की गति बहुत ही तीव्र होती है। मतलब जो दावानल है वो बहुत ही तेजी से फैलता है। दावानल के कुप्रभाव, देखिए पहला, प्राकृतिक संसाधनों की बहुत हानि होती है। देखिए दावानल की वजह से जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। और दूसरा, हवा प्रदूषित होती है। दावानल की वजह से क्या होता है, जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपदा प्रबंधन दिया हुआ है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जन सहयोग और आपदा प्रबंधन के बीच बहुत समीपी संबंध हैं। आपदाएं टालना, उनका सामना करने की योजना तैयार करना तथा इसके लिए क्षमता प्राप्त करना, इन्हें समग्र रूप से आपदा प्रबंधन कहते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, आपदाएं टालना, उनका सामना करने के लिए पहले से योजना तैयार करना और इसके लिए क्षमता प्राप्त करना, इन्हें समग्र रूप से क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं में होने वाली हानियों को रोकने के उपाय के रूप में आपातकालीन नियोजन तथा प्रबंधन की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी आपदा कब आ जाए, इसके लिए आपातकालीन नियोजन और प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है। फिर यहाँ पे है कौन क्या करता है। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान की स्थापना 2005 में हुई। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन करने का काम यह संस्थान कर रहा है। देखिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और ये संस्थान क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे यह लिखा है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन करने का काम यह संस्थान कर रहा है। आपदा प्रबंधन के लिए संपर्क करें। देखिए अगर कोई आपदा आती है तो उसके प्रबंधन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। देखिए जिसमें पुलिस का नंबर क्या है 100,
अग्निशामक दल मतलब जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, वो कितना है 101। रुग्ण वाहिनी मतलब एम्बुलेंस कितना 102। आपदा नियंत्रण कक्ष 108। ठीक है, तो आपको ये जो नंबर्स दिए हैं ना, ये याद रखने चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सी आपदा कब आ सकती है, इसलिए आप इन नंबरों को याद रखिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपाय। आओ देखिए कि मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं के आने के पहले तथा आने पर हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, मानव निर्मित या फिर प्राकृतिक इन आपदाओं के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। जिसमें देखिए पहला क्या दिया है, रेडियो टीवी पर आने वाले समाचारों पर सतत ध्यान रखो। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि रेडियो या फिर टीवी पर कौन कौन से समाचार आ रहे हैं। दूसरा, बैटरी पर चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग करो। फिर तीसरा, मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं ध्यान से सुनो। मतलब मौसम विभाग के द्वारा जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। और वेबसाइट www.imd.gov.in का उपयोग करो। पांचवा, बादल फटने अथवा अतिवृष्टि के कारण पहाड़ की ढाल पर चट्टानें ढहती हैं, टीले और पहाड़ियाँ ढह कर नीचे आ जाती हैं। ऐसे समय में पहाड़ी की तलहटी के पास मत रुको। देखिए, जब बादल फटता है तब, या फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है तब, जो पहाड़ की ढाल पर चट्टानें होती है ना, वो क्या होती है, ढह जाती हैं, जिसकी वजह से टीले और पहाड़ियाँ ढहकर नीचे आ जाती हैं। तो ऐसे समय में पहाड़ी की तलहटी के पास मत रुको। फिर छठा क्या है, देखिए, नदी में बाढ़ आने पर नदी तट के परिसर अथवा घर में न रुककर अन्यत्र सुरक्षित स्थान का आश्रय लो। देखिए, नदी में बाढ़ आने पर नदी तट के परिसर या फिर घर में न रुककर आप किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रय ले, मतलब वहाँ पर जाकर रहें। जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर रुको, मतलब जितना पॉसिबल हो आप उतने ऊंचाई पर रुकें। और बहते पानी के प्रवाह में मत उतरो अथवा वाहन आगे मत ले जाओ। देखिए, जो पानी बह रहा है उसके प्रवाह में मत उतरो और वाहन आगे मत ले जाओ। फिर सातवां क्या है, भूकंप में सड़कें फट जाती हैं और ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय आगे का मार्ग व्यवस्थित है या नहीं है, इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त करो। देखिए, जब भूकंप आता है तब सड़कें फट जाती हैं और ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं। इसलिए कहीं पे भी जाने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो आगे का मार्ग है वो सब व्यवस्थित है, तभी आप घर से बाहर निकले, नहीं तो फिर घर पर ही रहें। फिर आठवां, सहायता केंद्र अथवा छावनी का आश्रय लो, जिससे कि औषधियाँ, भोजन के पैकेट, पानी, प्रथम उपचार इत्यादि सहायता शीघ्रता से मिल सके। देखिए, किसका आश्रय लेना है, सहायता केंद्र अथवा छावनी, जिससे कि औषधियाँ, भोजन के पैकेट, पानी और प्रथम उपचार इत्यादि सहायता शीघ्रता से मिल सके। फिर नौवां, आग से बचने के लिए विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करो। देखिए, जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इन स्थानों पर आग से बचने के लिए किसका उपयोग करना है, अग्निशामक यंत्र का। अग्निशामक यंत्र क्या होता है, देखिए आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए
ये है अग्निशामक यंत्र। प्रथम उपचार, देखिए प्रथम उपचार क्या होता है, दैनिक जीवन में हमें कई सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ आपदाएं छोटी तो कुछ बड़ी होती हैं, और जो अचानक आई हुई आपदा है इस पर चिकित्सकीय उपचार से पहले जो तत्काल उपचार किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रथम उपचार। जैसे हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। समझिए किसी का हाथ कट जाता है तो हम तुरंत उसके हाथ पर क्या लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं। बाद में हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो उसके हाथ पर बैंडेज ही लगाते हैं ना। तो जो हमने सबसे पहले किया वो क्या है, प्रथम उपचार है। वैसे ही जो कई सारी आपदाएं हैं इनके प्रथम उपचार होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है बाह्य रक्तस्राव। तो बाह्य रक्तस्राव में प्रथम उपचार क्या है, देखिए जिस व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है उस व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बिठाओ अथवा लिटा दो और रक्तस्राव वाले अंग को पानी से स्वच्छ करो और उसे हृदय की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर रखो। फिर यहाँ पे दूसरी आपदा क्या है, जलना तथा झुलसना। सामान्य रूप से जलने पर क्या करना चाहिए, देखिए घाव वाले अंग को पानी से धो या फिर पानी में डुबो कर रखो और पीने के लिए पानी दो। रोगाणु रहित पानी के घोल में कपड़ा भिगो तथा उससे घाव को हल्के हाथ से पोंछो। तेल युक्त मरहम मत लगाओ। फिर घाव को सूखे ड्रेसिंग मतलब पट्टी से ढक दो। ये तो हो गया सामान्य रूप से जलने पर। अब गंभीर रूप से जलने पर मानसिक सांत्वना दो। मतलब जो मरीज है आप सबसे पहले तो उसको मानसिक सांत्वना दीजिए। मानसिक सांत्वना कैसे दी जाती है, देखिए कैसे, आप उसको डराइए मत, आप उसको कहिए कि कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। फिर दूसरा, रोगाणु रहित कपड़े से जले हुए भाग को ढक दो। फिर तीसरा, आभूषण जूते निकाल दो। और फिर चौथा, त्वचा पर पड़े हुए फफोलों को मत फोड़ो। देखिए जब जलते हैं तो कैसे त्वचा पे फफोले पड़ जाते हैं ना, तो उन फफोलों को मत फोड़ो। और फिर उसके बाद पांचवा, तेल युक्त मरहम मत लगाओ। और उसके बाद क्या है, यदि कपड़े चिपक गए हो तो उन्हें निकालने का प्रयास मत करो। चेतना न गवाई हो तो पीने के लिए शुद्ध पानी दो। चाय, कॉफ़ी तथा उत्तेजक पेय मत दो। देखिए अगर उसने चेतना न गवाई हो तो मतलब अगर वह होश में हो तो उसे पीने के लिए शुद्ध पानी दो। चाय, कॉफ़ी बिल्कुल भी मत दो। और क्या है, अति शीघ्र चिकित्सकीय सहायता लो। मतलब जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्या है, उष्माघात। तो उष्माघात क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रखर धूप में अधिक समय तक कार्य करने तथा शरीर में पानी और लवणों की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण उष्माघात होता है। देखिए उष्माघात कब होता है, जब अधिक समय तक धूप में कार्य करते रहते हैं तब, जिससे क्या होता है, जो शरीर का पानी और लवण है उनकी मात्रा कम हो जाती है और फिर उष्माघात होता है। तो इसके उपाय क्या क्या हैं, देखिए रोगी को छाया में या ठंडे स्थान पर ले जाओ। शरीर को ठंडे पानी से पोंछो। फिर गर्दन पर ठंडे पानी से भिगोया हुआ कपड़ा रखो। पीने के लिए पर्याप्त पानी या शरबत जैसा पेय दो। उल्टी आने अथवा अशक्तता आने पर गर्दन को एक ओर घुमाकर रोगी को पेट के बल लिटा दो। देखिए यहाँ पे कैसे लिटाया हुआ है वैसे। फिर शीघ्र अति शीघ्र चिकित्सकीय सहायता लो अथवा अस्पताल में ले जाओ। मतलब जल्द से जल्द आप उसे अस्पताल में ले जाओ। फिर क्या है यहाँ पे चौथा, सर्पदंश मतलब सांप के काटने पर।
देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सांपों की लगभग 2000 प्रजातियां हैं, परंतु इनमें से केवल नाग, फुरसे, घोड़स तथा समुद्री सर्प जैसे सांपों की कुछ ही प्रजातियां विषैली होती हैं। देखिए जो सांप होते हैं ना, इनकी लगभग 2000 प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सभी विषैले नहीं होते हैं, मतलब सभी जहरीले नहीं होते हैं। इनमें से कुछ ही हैं जो जहरीले होते हैं। इसलिए सभी सांपों के काटने पर मृत्यु नहीं होती, परंतु भय के कारण तीव्र मानसिक आघात लगता है और ध्यान न देने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो जो इंसान है वो भय के कारण, मतलब डर के कारण ही मर जाता है। सांप पाए जाने पर उसे तुरंत न मारकर सर्प मित्र से संपर्क करो। मतलब अगर सांप मिलता है तो उसे न मारकर जो सर्प मित्र होते हैं ना, उनसे संपर्क करो। अब देखिए यहाँ पे उपाय क्या क्या हैं। देखिए पहला, घाव पानी से धो। जो घाव है उसको पहले तो पानी से धो। पीड़ित को धीरज दो, मतलब जो पीड़ित है उसे धीरज दो। फिर आगे क्या है, दंश के घाव के ऊपरी भाग को कपड़े से कसकर बांधो। देखिए कैसे यहाँ पे बांधा हुआ है। फिर शीघ्रता से चिकित्सकीय सहायता लो। फिर यहाँ पे पांचवा देखिए क्या है, कुत्ते का काटना। देखिए कुत्ता काटने से मनुष्य के शरीर का रक्त दूषित होने का खतरा रहता है, इसलिए प्रथम उपचार तथा चिकित्सकीय सहायता आवश्यक होती है। देखिए कुत्ते के काटने से जो मनुष्य के शरीर का रक्त है वह दूषित होने का खतरा रहता है, इसलिए प्रथम उपचार और चिकित्सकीय सहायता बहुत ही आवश्यक है। देखिए इसके उपाय क्या क्या हैं। घाव को रोगाणुनाशक घोल अथवा पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से धो और फिर घाव पर सूखा कपड़ा रखो। डॉक्टर से इलाज कराओ। एंटी रेबीज इंजेक्शन लो। ये एक इंजेक्शन होता है जो कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है। हमने क्या सीखा, देखिए अब हम लास्ट में पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए अचानक उत्पन्न होने वाली समस्या का अर्थ आपदा है। आपदाएं मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित होती हैं। जागरूकता तथा तात्कालिक अनुक्रिया करना आवश्यक होता है। प्रभावकारी आपदा प्रबंधन तथा उपायों के कारण हानि कम की जा सकती है और सावधानियों तथा प्रथम उपचार की जानकारी प्रत्येक के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।